हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग ने मजाक में वांग जी से कह दिया था कि वो उसे पसंद करता है, जो बात वांग जी के दिल पर लग गई थी। वांग जी इस बात को याद करते हुए काफ़ी सैड हो गया था और वांग जी अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो कैसे विंग के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे विंग सच में ही उससे प्यार क्यों ना करता हो। फिर वांग जी जिसने सुबह की अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली थी, वो सुबह 4 बजे उठकर चला जाता है। वो इस बारे में सिर्फ अपने फादर को ही बताता है कि वो एक बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है और उसे आने में 1 हफ़्ता या फिर 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, जिसके लिए पहले तो मिस्टर लैन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वांग जी क्यों अचानक बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा है। लेकिन फिर बाद में वो वांग जी की इस बात का एक्सेप्ट कर लेते हैं। वांग जी बिज़नेस ट्रिप पर चला जाता है। सुबह विंग जब 8 बजे सोकर उठता है, वो अपने कमरे से फ्रेश होकर अच्छे से तैयार होकर बाहर आता है क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। वांग जी विंग जैसे ही नीचे आकर अपने खाने को खाने लगता है, तभी वो देखता है कि वो अकेला ही है। फिर वांग जी मैडम लैन से पूछता है, माय स्वीट हार्ट, वो बोरिंग रोबोट कहाँ है। जो सुनकर मैडम लैन कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हारा बोरिंग रोबोट अभी अपनी बिज़नेस ट्रिप पे गया है और मुझे नहीं पता आखिर क्यों वो अचानक ऐसे बिज़नेस ट्रिप पे चला गया। उसने मुझे बस एक मैसेज किया कि वो बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़के के दिमाग में चलता क्या है। ये लड़का जब चाहे तब बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। जो सुनकर विंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर वांग जी क्यों बिज़नेस ट्रिप पे गए। उसे याद आता है कि कैसे उसने वांग जी को ये बताया था कि वो उसे पसंद करता है। विंग अपने मन में कहता है, लान और गगा, आप मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये कोशिश बेकार है क्योंकि वी वुशान आपको कहीं नहीं जाने देगा। आप अब मेरी नज़रों में आ चुके हो। विंग कहता है कि गगा, आप अभी वी वुशान की नज़रों में आ चुके हो और वी वुशान कभी भी आपको खुद से दूर नहीं जाने देगा। वी वुशान आपसे प्यार करता है और वी वुशान अपने प्यार को अपने आप से दूर कभी नहीं जाने देगा, चाहे इसके लिए वी वुशान को कुछ भी करना पड़े। जो सोचकर विंग की आंखों में एक हल्की सी रिपल दिखाई देती है, इसमें उसका वांग जी के लिए प्यार और उसे पाने की ज़िद दिखाई देती है। फिर विंग अंकल आंटी से विदा लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। विंग कॉलेज में जाता है तो वहाँ से म्या मिलती है। विंग म्या से बात करते हुए अपनी क्लास में चला जाता है, वहीं म्या अपनी क्लास में चली जाते हैं। विंग और म्या की क्लासेस और डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे। विंग अपनी क्लास में जाकर पढ़ाई करने लगता है, तभी उसे उसका एक नया दोस्त मिलता है जिसका नाम नी हुसैन था। वहीं उसे एक और पर्सन मिलता है जिसका नाम जियांग चैन था। वो तीनों एक ही दिन में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विंग उनसे उनका वीचैट नंबर लेता है और अपना वीचैट नंबर भी दे देता है। फिर विंग जियांग चैन से पूछता है, जियांग चैन, क्या तुम जियांग फेंग म्या और मैडम यू के बेटे हो। जिस पर जियांग चैन हाँ कहता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया। जो सुनकर विंग को गुस्सा आता है, लेकिन जब वो जियांग चैन जी इनोसेंट देखता है तो समझ जाता है कि इसे कुछ भी नहीं पता कि इसके पेरेंट्स किस हद तक बुरे हैं। जो सोचकर विंग जियांग चैन से दोस्ती नहीं तोड़ता जो कि उसने अभी अभी की थी, ना ही वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है। विंग फिर नी हुसैन से बात करता है। हुसैन उसे अपने बारे में बताता है कि वो नी कॉर्पोरेशन के सीईओ का छोटा भाई है। जो सुनकर विंग कहता है, ओह, तो तुम नी कॉर्पोरेशन से हो। जिस पर नी हुसैन कहता है, हाँ, वहाँ मेरा बड़ा भाई काम करता है और वो काफ़ी रूड है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। जिस पर जो वी वुशान था वो हंसते हुए कहता है, ओह, तो उनका एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर नी हुसैन कहता है, हाँ, और मैं भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ। फिर वो जियांग चैन की तरह देख कर कहता है, मैंने इससे भी कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। इसने कहा कि मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। फिर नी हुसैन विंग की तरफ देख कर कहता है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जो सुनकर विंग नी हुसैन की तरफ आई विंग करके कहता है, सॉरी, लेकिन मैं ऑलरेडी बुक हूँ। जो सुनकर जो जियांग चैन था और नी हुसैन एक साथ पूछते,
क्या कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? जिस पर विंग अपनी आंख मार कर कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उन्हें पटाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। जो सुनकर न्यूज़ैन पूछता है, कौन? जिस पर विंग कहता है, मेरे गार्जियन। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, क्या वो तुम किसी 70-80 साल के पर्सन को पसंद करते हो? जिस पर विंग उसे घूर कर कहता है, उन्हें ओल्ड कहने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर जियांग चैन कहता है, ओके बाबा, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर वो तुमसे कितने बड़े हैं? जिस पर विंग कहता है, ज़्यादा नहीं। जो सुनकर न्यूज़ैन पूछता है, उनकी एज? जिस पर विंग कहता है, वो शायद अभी 25 साल के हैं। जो सुनकर न्यूज़ैन कहता है, तुम दोनों के बीच एज गैप कुछ ज़्यादा नहीं है? जिस पर विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी प्यार कभी भी उम्र नहीं देखता। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, पुराने डायलॉग। जिस पर विंग कहता है, पर ये आज भी काम करते हैं। जो कहकर वो स्माइल करने लगता है। फिर वो लोग अपनी क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं। विंग भी अपनी क्लास में अच्छे से फोकस करता है। उसे अपने टीचर्स सही लगे थे। वो टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे थे और बच्चों पर अच्छे से ध्यान भी दे रहे थे। ना ही इस कॉलेज में ज़्यादा कोई गुंडागर्दी थी, ना ही कुछ और। ये कॉलेज काफ़ी सिंपल और अच्छा था। विंग अपने दोस्तों से बात करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे रास्ते में एक कार रोक लेती है। विंग को समझ में नहीं आता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने विंग की कार को रोका। विंग गुस्से से बाहर निकलता है और वो कुछ कहता उससे पहले ही उस कार से जियांग फेंगमिया और मैडम यू निकलते हैं। उन दोनों को देखकर विंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, लेकिन विंग कोई भी रिएक्ट नहीं करता। मैडम यू विंग के पास आकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, तुम कितने बड़े हो गए हो। जो सुनकर विंग उनके हाथ को झटक देता है। जो देखकर मैडम यू सैड वॉइस में कहती है, मुझे पता है शायद तुम हम दोनों से नफ़रत करते हो। जिस पर विंग उनसे अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, मुंह फेर लेता है। जो देखकर मैडम यू अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए कहती है, उन लोगों ने पता नहीं तुम्हारे दिमाग में हमारे लिए कौन कौन सी बातें भर दी होंगी। उन्होंने कहा होगा कि हम बहुत बुरे हैं, हमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। लेकिन विंग बेटा, मैं सच बताऊं तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते थे और उनका बहुत मान करते थे। जो सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। ये देखकर मैडम यू अपना नाटक जारी रखते हुए कहती है, विंग बेटा, मैं हमेशा तुम्हें एक माँ की तरह तुम्हारा ध्यान रखती थी। तुम्हें याद है तुम बचपन में मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे और मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखती थी। तुम्हें याद है जियांग चैन, जो कि हमारा बेटा है, वो भी तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह मानता है। जो सुनकर विंग मैडम यू की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखकर कहता है, आप मुझसे बात ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जियांग चैन बिना पेरेंट्स के मेरी तरह बन जाए। जो सुनकर मैडम यू और जियांग फेंगमिया की थोड़ा सा शौक होते हैं। तभी जियांग फेंगमिया आगे आकर विंग के सामने उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, बेटा, उन लोगों ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, तुम्हें बदतमीज़ बना दिया है। तुम्हें नहीं पता अपनों से बड़े से कैसे बात करते हैं। और तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे पेरेंट्स के कितने अच्छे दोस्त थे। हम तुम्हारे अंकल और आंटी हैं। हम तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं और तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो। विंग, हमारे पास तुम्हारे पेरेंट्स की कुछ निशानियाँ हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वो दे सकते हैं। जो सुनकर विंग उनसे पूछता है, कैसी निशानियाँ। जो सुनकर मैडम यू कहती है, विंग बेटा, हम वो निशानियाँ तुम्हें ऐसे नहीं दे सकते, वो यहाँ हम नहीं लेके आ सकते। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और तब तुम इन निशानियों को देख सकते हो। जिस पर विंग अपनी कार में बैठते हुए कहता है, तो फिर मुझे वो निशानियाँ नहीं चाहिए। जो सुनकर मैडम यू कहती है, वो तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानियाँ हैं। क्या तुम एक बार भी उन्हें नहीं देखोगे? क्या तुम इतने अनग्रेटफुल चाइल्ड हो? क्या तुम अपने माता पिता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? जो सुनकर विंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से से मैडम यू की तरफ देखता है।
विंग कुछ करता उससे पहले ही मैडम यू अपनी कार में बैठकर कहती है, बेटा अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स की ज़रा भी याद आए तो तुम हमें कॉल कर सकते हो, हमसे मिल सकते हो, हम तुम्हें वो निशानियाँ दे देंगे, वैसे भी तुम हमारे बेटे जैसे ही हो। जो कहकर मैडम यू और जांग फेंग मियाँ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग गुस्से से कार में बैठ जाता है। विंग का पूरा मूड ख़राब हो गया था। वहीं कोई ये फ़ोटोज़ खींच कर वांग जी को भेज देता है, जो कि थोड़ी गलत एंगल से थी, जहाँ पर मैडम यू विंग के बाल सहला रही थी। वहीं विंग उन्हें सिर्फ देख रहा था। इसमें विंग का गुस्से वाला कोई भी रूप नहीं दिख रहा था। वांग जी उन फ़ोटोज़ को देखकर परेशान हो जाता है और वो किसी को फ़ोन करके कहता है, उन दोनों को कह दो कि वो दोबारा कभी भी विंग से ना मिले, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जो कहकर वांग जी फ़ोन रख देता है और फिर से उन फ़ोटोज़ को देखकर कहता है, विंग उन दोनों चालाक लोगों से तुम्हारा मिलना अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि तुम शायद और भी ज़्यादा हर्ट हो जाओगे उनकी बातों से। जो कहकर वांग जी काफ़ी उदास होता है। तभी शुयांग वहाँ आ जाता है और वांग जी एक मीटिंग के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि सीधा अपने घर जाता है और वो वहाँ जाकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वहीं मैडम लैन विंग को इस तरह चुपचाप कमरे में जाता देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना समझ जाते हैं कि पक्का विंग के साथ कुछ गलत हुआ है। वो इस बारे में अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बता देती है। वहीं मिस्टर लैन ये सुनकर वांग जी को फ़ोन करते हैं, लेकिन जब वांग जी ये कहता है कि उसे सब कुछ पता है तो वो इस बात को जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वांग जी विंग की बहुत ज़्यादा परवाह करता है। तो चलिए हम अपनी कहानी को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।